नमस्कार फ्रेंड्स, आज प्रस्तुत है आशा पाराशर जी द्वारा लिखित कहानी अपना घर। तो शुरू करते हैं कहानी अपना घर। वो सिर्फ 2 दिन के लिए जबलपुर आई थी, वहाँ के कन्या महाविद्यालय में बाह्य परीक्षक के रूप में। पर आज 8 दिन हो गए हैं, उसका मन ही नहीं कर रहा वापस जाने का। 5 वर्ष पहले आई थी बाबूजी के देहावसान पर। अम्मा के जाने के बाद बाबूजी ही एकमात्र मायके का आकर्षण थे। सुधा भाभी, राकेश भैया से दिन त्योहार पर औपचारिक बातें हो जाती थी। राकेश भैया का एक छोटा मोटा कोचिंग सेंटर है और सुधा भाभी एक निजी विद्यालय में पढ़ाकर भैया का हाथ बटाती है। बकौल जतिन, उनके रहने का स्तर निम्न मध्यम वर्ग का है, जो हमारे स्टेटस से मेल नहीं खाता। बस जतिन शायद नहीं जानते कि किसी भी औरत का सबसे नाजुक मर्म उसका मायका होता है और वहाँ लगी चोट वो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिए उसने न कभी भैया भाभी को अपने घर बुलाया और ना ही जतिन को वहाँ ले जाने की हिम्मत की। ऐसा भी नहीं है कि जतिन ख़ानदानी रईस है। उसके पिता पंडित सुंदरलाल एक कपड़ा मिल में साधारण से ड्राफ्ट्समैन थे। वो तो उसकी किस्मत और जतिन की मेहनत थी जो आज उनका शुमार शहर के चंद रईसों में होता है। वो कहते हैं ना, नया नया पैसा आदमी में गुरूर ले आता है। वही हाल जतिन का भी था। उसकी हर बात में दिखावा टपकता। उसने तो कॉलेज की नौकरी भी जतिन की नाराज़गी झेलते हुए जारी रखी है। जतिन की नज़र में उसे कॉलेज की 2 टके की नौकरी छोड़ समय बिताने के लिए क्लब, जिम या किटी में जाना चाहिए। कहाँ खो गई हो बुआ? अंशु के हाथ में पकड़ी प्लेट में रखे पकौड़े की महक कमरे में फैल गई। जल्दी खाओ, ठंडे हो रहे हैं, माँ चाय ला रही है। सुधा भाभी को उसने फ़ोन कर आने की संक्षिप्त सी सूचना भर दी थी, पर राकेश भैया तो शाम को कॉलेज के गेस्ट हाउस में लेने आ गए थे और वो भी मायके आने का लोभ न छोड़ सकी। जब से यहाँ आई है कोई परहेज नहीं कर रही। सवेरे भाभी खूब मीठी अदरक की चाय के 2 कप पिला ही देती हैं। कैसे बताएं, वहाँ सवेरे बेस्वाद बिना चीनी की हर्बल टी पीने के बदले उसने चाय ही छोड़ दी। आधा चम्मच चीनी लेने पर जतिन उसे बड़ी हिकारत से देखते। रजी, तुम लोअर मिडिल क्लास की ये आदतें छोड़ क्यों नहीं देती? यहाँ वे अपर हाई क्लास घूरती हुई आंखें नहीं थीं और वो भी जैसे जतिन के अभिजात की धज्जियाँ बिखेरने की ठानी थी। नाश्ते में आलू के 2-3 पराठों के साथ मिर्च का तीखा अचार खूब चटकारे लेकर खाया। उसे याद नहीं कि कितना अरसा हुआ है उसे पराठे खाए हुए। जहाज़ आकर डाइनिंग टेबल पर अकेले बैठ आधा प्लेट ओट्स खाकर सरका देती, पर कोई दोबारा पूछने वाला भी न था। नेपाली कुक नारायण भाव विहीन चेहरे से बर्तन उठा लेता। जतिन और बबल दोनों ही सेहत के प्रति बहुत सजग हैं। नाश्ते के बाद भैया के दोस्तों और भूले बिसरे रिश्तेदारों के समाचारों का मनोरंजक सिलसिला शुरू हो जाता। रजी, तुम्हें याद है वो? उससे किस्सा शुरू होता और ख़त्म होते होते बीच में 2-3 बार हंसी के दौरे पड़ते। बहुत अरसे बाद वो दिल खोलकर हंसी है। जतिन की नज़र में ज़ोर से हंसना फूहड़ता की निशानी है। वो तो बात भी बहुत कम करते हैं। बबल को भी सवेरे शाम कानों पर हेडफोन लगाए बातें करते देखती और वो दूर से ही हाय मॉम उछाल देता। उसका मन करता वो भी उससे कभी लाड़ से लिपट कर कुछ कहे, पर कभी नहीं हुआ। रविवार को भाभी अंशु और भैया को धूप में बैठा हाथ में गर्म तेल का कटोरा लिए दोनों से सिर पर मालिश करती। उसे तो बबल के बचपन में भी ये सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। जतिन ने बबल के पैदा होने के 10 दिन बाद ही उस मंगोल चेहरे और चपटी से नाक वाली आया रोज़ी को सौंप दिया था। रात का खाना सब ज़मीन पर चटाई बिछाकर खाते। भगोने, कढ़ाई सब वहीं रख लिए जाते। वो भी पालती लगाकर चावल अरहर की दाल उंगलियां सान सान कर खाती। भैया कच्चे प्याज को ज़मीन पर रख मुक्का मारकर फोड़ते। वो किसी भी इटालियन सलाद से कहीं ज़्यादा स्वादिष्ट था। मना करने पर भी भाभी उसके प्लेट में और परोस देती। खाओ रज्जी, डाइटिंग कर कर तुमने अपना क्या हाल बना रखा है। बुआ, आप नहीं खाओगी तो मैं भी नहीं खाऊंगा। अंशु प्याज से इसरार करता तो वो मना नहीं कर पाती। सच कहती थी अम्मा, जब तक खिलाने वाला मनुहार ना करे खाने वाले की भूख जागृत नहीं होती। बोन चाइना के महंगे डिनर सेट में भाप उड़ाते व्यंजनों की लपटें मारती महक भी उसे तृप्ति नहीं देती थी। जतिन और बबल तो रात को खाना अमूर्तता समझते। इम्पोर्टेड बाउल में पड़े से चम्मच से पनीला सा मशरूम का सूप बड़े बेमन से पीती थी। खाना खाने के बाद शुरू होता मूंगफली उत्सव। भैया यही कहते। तीनों ही बैठे रहते और अंशु बीच में मूंगफली का छोटा सा ढेर रख देता और फिर शुरू होती छिलका फेंक प्रतियोगिता। तीनों पूरे कमरे में छिलके उछालते। कल वो सुधा भाभी के साथ बाजार गई थी छोटी मोटी ख़रीदारी करने। लौटने में थोड़ी देर हो गई। इस बीच अंशु और भैया के अनगिनत फ़ोन आ गए। माँ कहाँ हो, जल्दी आओ।
भाई सुधा 2 घंटे हो गए तुम्हें गए। और भैया जल्दी आने की ताकीद करने लगे। उसे याद आया एक दिन कॉलेज में कोई सेमिनार था, उसे घर लौटने में काफ़ी देर हो गई, पर ना तो जतिन और ना बबल किसी को उसकी ज़रूरत महसूस हुई। किसी ने उसके देर से आने की कोई कैफियत नहीं मांगी। उसकी शिकायत करने पर जतिन ने रटा रटाया वाक्य उछाल दिया, यार रज्जी, तुम ये बेतुकी नौकरी छोड़ क्यों नहीं देती। पता ही न चला उसके जाने का दिन आ गया। वो भैया भाभी अंशु के स्नेह से सराबोर हो गई। वो तो अपने घर आने का न्योता भी नहीं दे सकती। जतिन द्वारा उनकी अवहेलना वो सह न सकेगी और उसके दम्भी व्यवहार से वो उनका निश्चल मन तोड़ नहीं सकती। स्टेशन पर तीनों उसे छोड़ने आए। भैया ने ज़बरदस्ती उसकी मुट्ठी में लिफाफा पकड़ा दिया और सर पर हाथ रख दिया। आ जाया कर जब भी दिल करे। फिर जल्दी आना बुआ। अंशु की आवाज़ भीग गई। रेंगती ट्रेन के साथ तीनों लगभग दौड़ने लगे थे। उसने मुंह फेर कर आंसू छुपा लिए। उसे समझ नहीं आया वो घर लौट रही थी या वो घर छोड़ आई थी। तो ये थी आशा पाराशर द्वारा लिखित कहानी अपना घर। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।